सोचिए जरा, कोई इंसान दशकों तक सिनेमा के पर्दे पर राज करे और फिर अचानक रियल लाइफ की पॉलिटिकल बिसात पर ऐसा दांव चले कि पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल जाए। दक्षिण एशियाई राजनीति के इतिहास में ऐसी नाटकीय कहानियां कम ही देखने को मिलती हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ही अभूतपूर्व और रोमांचक यात्रा पर नजर डालेंगे। हम बात कर रहे हैं जोसेफ विजय की, जिन्हें उनके करोड़ों फैंस प्यार से थलपति या कमांडर बुलाते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे एक सिनेमाई सुपरस्टार तमिलनाडु के सर्वोच्च राजनीतिक पद के मुहाने तक जा पहुंचा। अब इस कहानी का असल स्केल समझने के लिए सीधा इसके क्लाइमैक्स पर चलते हैं। मई 2026 के विधानसभा चुनाव। तमिलनाडु, जो दशकों से मुख्य रूप से सिर्फ दो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच बटा हुआ था, वहां अचानक एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आता है। नवगठित पार्टी तमिल जगह वेत्री कड़गम यानी टीवीके ने 234 में से सीधा 108 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर लिया। लिटरली इस एक आंकड़े ने राज्य की उस पुरानी द्विदलीय व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, एक ऐसा अभिनेता जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ फिल्मों को दी, वो भला सिर्फ 2 साल के छोटे से अंतराल में, जी हाँ सिर्फ 2 साल में, इतने बड़े राज्य की राजनीति को कैसे अपने पक्ष में कर सकता है। जाहिर है ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति और दशकों की जमीनी तैयारी थी। इसे डिकोड करने के लिए हमें थोड़ा पीछे उनके अतीत में जाना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, बाल कलाकार से थलपति तक के सफर की। इस पूरे फिनोमेना को समझने के लिए हमें विजय की जड़ों की ओर लौटना होगा। उनका जन्म मद्रास में एक हिंदू गायिका मां और एक ईसाई निर्देशक पिता के घर हुआ था। और पता है, यही विविधतापूर्ण बैकग्राउंड भविष्य में उनकी राजनीतिक अपील का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला था। उन्होंने 1984 में सिर्फ 10 साल की उम्र में कैमरे का सामना किया। 1992 में लीड एक्टर के तौर पर संघर्ष करने के बाद 1996 की पूवे उनक्कागा ने उन्हें एक रोमांटिक हीरो बना दिया। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई 2003 की फिल्म थिरुमलाई। यही वो समय था जब उन्होंने खुद को एक फुल ऑन एक्शन स्टार में बदल लिया। ये सिर्फ इमेज का बदलाव नहीं था, ये आम जनता के दिलों में उनकी सीधी एंट्री थी। इसके बाद तो उनका बॉक्स ऑफिस वर्चस्व एकदम अजेय हो गया। गिल्ली से लेकर थुप्पाकी, मर्सल और फिर लियो तक उनकी फिल्मों ने लगातार कमाई के जो रिकॉर्ड बनाए, वो सच में पागल कर देने वाले थे। अरबों रुपयों की इस कमाई ने न केवल उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उन्हें एक ऐसी मास अपील दी जिसे बाद में बड़ी आसानी से राजनीतिक ताकत में बदला जा सकता था। उनके फैंस अब केवल दर्शक नहीं थे, वे एक कट्टर आर्मी बन चुके थे। अब आते हैं भाग 2 पर, बॉक्स ऑफिस से बैलेट बॉक्स तक की कहानी। देखिए, सिनेमा में तालियां बटोरना एक बात है, लेकिन उन तालियों को वोटों में बदलना ये सबसे मुश्किल काम होता है। और विजय ने इसके लिए लंबी प्लानिंग की। 2009 में विजय मक्कल इयक्कम नाम का एक फैन क्लब बना, जो मुख्य रूप से एक वेलफेयर संस्था थी। लेकिन असली राजनीतिक हिंट मिला 2021 में, जब इस फैन क्लब ने स्थानीय निकाय चुनावों में सीधे 115 सीटें जीत लीं। ये एक तरह का टेस्ट रन था। और फिर फरवरी 2024 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी टीवी के पार्टी लॉन्च कर दी। और फरवरी 2026 आते आते उन्होंने अपने उस बेहद सफल फिल्मी करियर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नई पार्टी किस वैचारिक जमीन पर खड़ी थी। टीवीके ने खुद को बहुत स्पष्ट रूप से BR अम्बेडकर, पेरियार और कामराज जैसे दिग्गजों की विचारधारा से जोड़ा। मध्य वामपंथी संरेखण के साथ उन्होंने खुलकर धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और 2 भाषा नीति का समर्थन किया और दक्षिणपंथी राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया। उनका स्टैंड एकदम क्लियर और नपातुला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 3 की ओर, विजय और MGR की तुलना। जब भी तमिलनाडु में कोई बड़ा एक्टर पॉलिटिक्स में आता है तो इतिहास से एक नाम तो पक्का बाहर आता है, MG रामचंद्रन यानी MGR। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक आनंद नटराज के मुताबिक इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। MGR ने राजनीति में बहुत कम उम्र में कदम रखा था। उनका केवल एक मार्गदर्शक था और केवल एक ही स्पष्ट प्रतिद्वंदी था। इसके उलट विजय ने 50 साल की उम्र में अपनी पार्टी बनाई। वे एक साथ कई महापुरुषों से प्रेरणा लेते हैं और उनके निशाने पर कोई एक नहीं बल्कि कई राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, जैसे कि सत्तारूढ़ DMK और राष्ट्रीय पार्टी BJP। लेकिन क्या आपको पता है, इस स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा रिस्क भी छिपा है। आनंद नटराज ने अपने विश्लेषण में एकदम सही पॉइंट पकड़ा है कि एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना खतरनाक हो सकता है।
जब आपकी विचारधारा का दायरा इतना बड़ा हो और आपके विरोधी कई सारे हों, तो कभी-कभी खुद आपके समर्थकों के लिए उस एक केंद्रीय राजनीतिक कहानी, उस एक कोर नैरेटिव को पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। आइए अब नजर डालते हैं भाग 4 पर, जीत और विवाद। अब जैसा कि हर बड़ी राजनीतिक कहानी में होता है, विजय का ये सफर बिल्कुल भी बेदाग या आसान नहीं था। सितंबर 2025 में करूर के बाहरी इलाके में आयोजित उनकी एक विशाल रैली में भारी भीड़ के चलते एक भयानक भगदड़ मच गई। इस बेहद दुखद घटना में 41 लोगों की जान चली गई और 80 अन्य घायल हो गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और पीड़ित परिवारों को मुआवजे का ऐलान हुआ। निस्संदेह यह उनके इस पूरे अभियान का सबसे अंधकारमय क्षण था। राजनीतिक दबाव के अलावा बैकग्राउंड में उन्हें लीगल और पर्सनल लेवल पर भी कई भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जरा सोचिए, 2015 और 2020 में उनके परिसरों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, रोल्स रॉयस कार के एंट्री टैक्स को लेकर वो लंबा मुकदमा, और सबसे बढ़कर 2025-2026 के उसी क्रिटिकल चुनावी दौर में अपनी पत्नी संगीता के साथ उनके 26 साल पुराने विवाह का टूटना, तलाक की ये हाई प्रोफाइल कार्यवाही जिसमें बेवफाई के आरोप भी शामिल थे, लगातार मीडिया के सुर्खियों में बनी रही। बाहरी विरोध भी लगातार जारी था। अप्रैल 2025 में उनकी पार्टी के एक इफ्तार आयोजन और उनकी फिल्मों के कुछ दृश्यों को लेकर यूपी के एक मौलवी ने उनके खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया। वहीं चुनाव से ठीक पहले मार्च 2026 में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब टीवी के समर्थकों पर पत्रकारों का रूप धारण करके फेक न्यूज़ फैलाने और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ काम करने के गंभीर आरोप लगे। और इन सब उतार चढ़ावों के बाद आता है भाग 5, 2026 का अल्टीमेट क्लाइमैक्स। इतने साले तूफानों और कंट्रोवर्सीज के बाद भी ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। विजय ने खुद 2 निर्वाचन क्षेत्र पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से चुनाव लड़ा, और जैसा कि आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं, दोनों ही जगह उन्होंने स्थापित विपक्षी उम्मीदवारों को भारी अंतर से धो डाला। पेरम्बूर में लगभग 59% वोट शेयर, ये इस बात का पक्का सबूत था कि जनता के बीच उनकी पकड़ किस कदर मजबूत थी। और जब फाइनल नतीजे आए तो पूरे देश की आंखें फटे की फटी रह गईं। टीवीके ने 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी का रुतबा हासिल कर लिया। हाँ, वे 118 सीटों के जादुई बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें पीछे जरूर रह गए, लेकिन जरा सोचिए, अपने पहले ही प्रयास में राज्य के पुराने और स्थापित राजनीतिक घरानों को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे जो एक चीज सबसे ज्यादा काम कर गई, वो था उनका कोर नैरेटिव, उनका मुख्य नारा पिरप्पोकुम इल्ला उयिरकुम, जिसका सीधा सा मतलब है कि जन्म से सभी समान हैं। महान तमिल ग्रंथ तिरुकुरल से लिया गया ये संदेश जनता के दिलों में बहुत गहराई तक उतरा, जिसने समानता और सामाजिक न्याय की उनकी राजनीतिक जमीन को एकदम पक्का कर दिया। तो जोसेफ विजय ने अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस तो जीत लिया, और अब राज्य की सबसे मजबूत राजनीतिक व्यवस्था को भी जड़ से हिलाकर रख दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना एक बात है और एक जटिल राज्य का सफल प्रशासन चलाना बिल्कुल अलग। आज एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है, क्या सिनेमा का ये थलपति राजनीति और सरकार चलाने की इस निर्मम और कड़वी हकीकत को भी सफलतापूर्वक पार कर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। हमारे आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।